अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने को तैयार है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ सुप्रीम लीडर किस हालत में है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। 9 मई के हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ का एलामिया जारी हुआ है। साथ साथ पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पर भी बात करेंगे और इस वक्त हुकूमत अपने लिए लग्जरी अपार्टमेंट बना रही है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है अमेरिका और ईरान के दरमियान। कशीदगी मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जंग के खात्मे के लिए अमेरिका एक सफ़े पर मुश्तमिल मसवदे का जवाब का अब भी इंतज़ार कर रहा है। ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों ने इशारा दिया है कि तेहरान की तरफ से जवाब जल्द मतवक्क है, ताहम अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ सामने नहीं आई। दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि अगर सूरत हाल में पेशरफ ना हुई तो प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू किया जा सकता है, जो खित्ते में अमरीकी अस्करी सरगर्मियों के मज़ीद फैलाव का इंदिया है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, जिसमें ईरान की सूरत हाल, खित्ते की सलामती और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई है, जो ज़ाहिर करता है कि वाशिंगटन खलीजी इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। समुद्री महाज पर भी कशीदगी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के 2 खाली ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने दावा किया है कि उसने खलीज ओमान में एक टैंकर कब्जे में ले लिया है, जो उसके मुताबिक खुद ईरानी तेल लेकर जा रहा था, लेकिन पाबंदियों के तहत वो उसको सफ़र यानी उनको पाबंदियाँ पर अमल करना था जो ईरान की थी। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने उसकी तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन फायर किए, जिसके नतीजे में तकरीबन 3 अफराद ज़ख्मी हुए। उधर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें तकरीबन 3 चीनी ग्रुप्स भी शामिल हैं। इल्ज़ाम है कि सैटेलाइट तस्वीर फराहम करके ईरान की फ़ौजी कार्रवाई में मदद चाइना कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक ईरान के खाग आइलैंड यानी ऑयल टर्मिनल जो उसके करीब बड़े पैमाने पर तेल का रसाव देखा गया है, जो खित्ते में माहौलियाती और तवानाई बहरान की खदशात को बढ़ा रहा है। अगर बात की जाए, आलमी कीमत भी तेज़ी से तेल में $101 फ़ी बैरल तक पहुँच गई, जो वाज़ेह इशारा है कि अगर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो आलमी मंडी में शदीद जो है वो दबाव आ सकता है। दूसरे अगर बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से, तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उस हवाले से आपको याद होगा, मैंने आपको खबर दी थी कि वो क़ुम के एक हॉस्पिटल में यानी क़ुम में उनका इलाज जारी है, और जब उनके वालिद साहब को शहीद किया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं उनको भी शदीद चोटें आई थी, और उनके हवाले से मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म थे वो डिफरेंट किस्म की ख़बरें भी दे रहे थे। वो ख़बरें ये भी थी कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। उनके चेहरे पर शदीद चोटें आई हैं, उनके लेग्स और आर्म्स पे भी शदीद चोटें आई हैं। इस हवाले से ईरान बिल्कुल खामोश था और ईरान ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की थी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में अगर आप देखें तो फिर आपको याद होगा कि जब ये खबरें बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई तो मुश्तबा खामनाई साहब की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वीडियो बनाई गई, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ नक्शे उसमें दिखाए गए थे, आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने टारगेट किया था कि हम इन जगहों को टारगेट करेंगे। उसके बाद सुप्रीम लीडर के मुख्तलिफ बयानात तो आते रहे, लेकिन उनकी कोई तस्वीर या कोई वीडियो पैगाम जो है मुकम्मल तौर पर बाहर ना आ सका। हाँ, ये खबर आती रही कि वो उनका प्रोसेस हो रहा है, यानी उनका इलाज मुआलजा शुरू है, यानी उनके जो हालात हैं सेहत के हवाले से वो कदरे बेहतर जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास ताज़ा तरीन खबर आई है कि इस वक्त मुश्तबा खामनाई साहब किस हालात में हैं। हालांकि आपको पता है दोस्तों कि क़ुम का इलाका जो है वहाँ पर उमूमन मैंने देखा है, क्योंकि मैं उन तमाम तर मसाजिद में गया हूँ, मैं हज़रत मासूमा के हरम में गया हूँ और वहाँ पर काफ़ी वक्त मैंने गुजारा है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैं बना चुका हूँ। तो उमूमन मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो ईरान की रिजीम है इनका झुकाव क़ुम की तरफ होता है, ये वहाँ पर वक्त गुजारते हैं। और आयतुल्लाह खामनाई साहब जो सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, वो भी जब कहते हैं कि जब उनको कोई हल तलाश करना होता था किसी चीज़ का, किसी मसले का, तो वो क़ुम में आके इबादत करते थे और फिर कहीं ना कहीं एक रास्ता जो उनके सामने मिल जाता था। तो मुश्तबा खामनाई साहब के हवाले से इस वक्त खबर आई कि वो खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हो गए, रिकवर हो गए हैं, सेहतमंद है, और अनकरीब जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपनी कौम से भरपूर तरीके से खिताब करेंगे।
دوستو 9 مئی واقعات کو 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور 9 مئی 2023 کو آج کے دن اگر آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک روم سے جس طریقے سے گرفتار کیا تھا، گریبان سے پکڑ کر کھینچا گیا تھا، وہ میرے خیال میں ایک عجیب سا لمحہ تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے گرفتاری غیر قانونی قرار دی تھی، تاہم اسی کیس میں پھر عمران خان کو احتساب عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنائی۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، جس پر سینکڑوں کیسز بنے، ٹرائل کورٹ، سزائیں ہوئیں۔ 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے دوستوں، جب قوم کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر کے نہ صرف عدالتی تقدس پامال کیا گیا بلکہ ریاستی جبر اور فسطائیت کی خطرناک مثال قائم کی گئی۔ یہ اقدام آئین، قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے 9 مئی کے واقعات کی شفاف، غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے۔ ابھی جنہوں نے اعلامیہ جاری کیا اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آج بھی ہم وہی مطالبے پر قائم ہیں۔ ہم بارہا دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ سچ سامنے لائے جائے۔ سپریم کورٹ کے جو حاضر سروس سینئر ججز ہیں ان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ تمام حقائق قوم کے سامنے لائے جا سکے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سب سے بڑا سوال CCTV فوٹیج کا غائب ہونا۔ آخر وہ فوٹیج کہاں گئی جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکتی تھی؟ اس کا دستیاب نہ ہونا انصاف کے نظام پر سنگین سوالات اٹھا رہے ہیں اور اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ حقائق کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے۔ چیئرمین عمران خان خود متعدد بار اس بات کا مطالبہ کر چکے ہیں کہ ایک آزادانہ یعنی آزاد عدالتی کمیشن بنایا جائے تاکہ ذمہ داران کو تعین ہو سکے، مگر افسوس کہ آج تک نہ تو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور نہ ہی قوم کو سچ بتایا گیا۔ یہ طرز عمل انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد ہزاروں بے گناہ کارکنان خصوصاً خواتین کو گرفتار کیا، انہیں مہینوں جیلوں میں رکھا گیا، کئی افراد کو بغیر ٹھوس شواہد کے سزائیں دی گئیں۔ یہ اقدامات نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ذمہ دار، عوامی اور قومی جماعت ہے جو ہمیشہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور اداروں کے استحکام کی ضامن رہی ہے۔ ہم اپنے دفاعی اداروں کا احترام کرتے ہیں مگر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اداروں کی مضبوطی صرف انصاف، شفافیت اور قانون کی حکمرانی سے ممکن ہے، نہ کہ حقائق چھپانے سے۔ ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل فوری جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ 9 مئی کے تمام CCTV فوٹیج منظر عام پر لائے جائیں۔ قائد تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کو فوری رہائی دی جائے۔ بے گناہ گرفتار افراد خصوصاً خواتین کو فوری رہا کیا جائے۔ اصل ذمہ دارانوں کو قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے۔ قوم سچ کی منتظر ہے۔ حقائق کو جتنا بھی دبایا جائے گا وہ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس جدوجہد کو جاری رکھے گی تاکہ انصاف ہو، آئین کی بالادستی قائم ہو اور عوام کا اعتماد بحال ہو۔ یہ وہاں خاص کر میں اگر بات کروں تحریک انصاف کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس طرح ان کے ایک وکیل نے کیا بات کی، وہ کہتا ہے ایسی سزائیں سنائی گئیں جسے کوئی لکھ کر بھیج رہا ہوں ججز کو۔ ورکرز کی 10 مقدمے ہیں، یعنی ایک ورکر پر تو ایک جیسی سزا 10 سال قید، 6 لاکھ جرمانہ، قیادت ہے تو 38 سال 10 لاکھ جرمانہ اور تمام تر پراپرٹی ضبط۔ ہر مقدمے میں ہر بندے کا رول الگ ہوتا ہے، نارمل بات ہے۔ وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جج صاحب کو کہا کہ کم از کم فیصلے کسی سویلین سے لکھوا لیں، ایک پیرے میں تقریباً 35 غلطیاں ہوتی ہیں، یہ موقع ڈھونڈتے ہیں سزا سنانے کے لیے جو وکیل نہ آئے اور سزا دے دے، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ 3 سال ہو گئے وہ کہتا ہے کہ مجھے تحریک انصاف کے کیسز کرتے ہوئے، اب میرا عدالتی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، میں ایک پرائیویٹ کیس نہیں کر سکتا، میرے بیٹے کا بے فام کا مسئلہ ہے وہ درست نہیں کروا سکتا، عام مقدمے میں 100% اور 9 مئی مقدمات میں 1000% پرفارمنس ہو تو ملزم بری ہو سکتا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ 8 ماہ ٹرائل میں میری ایک بھی چھٹی نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ پرویز اقبال نے انکشافات کی ہیں کہ بھائی صاحب یہ صورتحال اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، یہ پرویز اقبال صاحب نے اپنی رودات سنائی ہے کہ تحریک انصاف کے ایک کارکن کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ کے
पाकिस्तान इस वक्त तारीख के शायद सबसे मुश्किल मुआशी और समाजी बहरान से गुजर रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहां वालिदैन अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, जहां लाखों बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा सिर्फ इसलिए रुक चुकी है क्योंकि उन्हें मुनासिब ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, वहां हुक्मरान तबके की तरजीहात आज भी अवाम नहीं बल्कि अपने आसाइश हैं। दोस्तों, खबर यह है कि अरकान पार्लियामेंट के लिए नई शाहाना रिहाइश गाहों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 104 फैमिली स्वीट्स, 500 एयर कंडीशंस, VRF कूलिंग सिस्टम है, 500 सर्वेंट क्वार्टर्स, शॉपिंग एरियाज, जिम, स्विमिंग पूल और दीगर लग्जरी सहूलियात पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी एक ऐसा मुल्क जहां गरीब आदमी बिजली का बिल देखकर परेशान हो जाता है, वहां हुक्मरानों के लिए ठंडी लॉबीज और लग्जरी अपार्टमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि उनकी जो फैमिलियां हैं उनको गर्मी ना लग सके, उनकी जिंदगी में कोई खलल ना आए। हाँ दोस्तों, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, हुक्मरानों की आयशी आपके सामने रखते हैं और आवाम का दर्द आपके सामने रख लेते हैं। ज़रा आते हैं पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ भी आपके सामने रखते हैं। मुल्क का एनर्जी सेक्टर तबाही के दहाने पर खड़ा है। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खामोश हो रही हैं, मजदूर बेरोज़गार हो रहा है, गैस की किल्लत अलग मसला है, नौजवान डिग्रियाँ हाथों में लेकर नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन रोज़गार के मौके कम होते जा रहे हैं। लाखों पढ़े लिखे नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आए, वो यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ उनके लिए मुस्तकबिल जो है वो तारीक नजर आ रहा है। सेहत का निज़ाम देख लें, सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी अद्वियात का दस्तियाब ना होना, देही इलाकों में बुनियादी सहूलियात यानी सेहत मराकज़ वीरान पड़े हैं, ग़िज़ाई किल्लत के बायस बच्चों में ख़तरनाक बीमारियां बढ़ रही हैं, माओं की सेहत ख़राब हो रही है और गरीब आदमी के लिए इलाज एक ख्वाब बनता जा रहा है। तालीम का हाल इससे भी बदतर है, लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात तक नहीं है दोस्तों, छत नहीं है, कहीं उस्ताद नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरान तबका अपने लिए आसाइशों के मंसूबे बना रहा है। अवाम को किफ़ायत शहरी के लेक्चर दिए जाते हैं, टैक्सों का बोझ अवाम पर डाला जाता है, बिजली और पेट्रोल महंगा किया जाता है, मगर खुद हुक्मरानों के प्रोटोकॉल, बरात और शाहाना रिहाइश गाहों में दिन बदन इजाफा हो रहा है। सवाल यह है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ आवाम ही कुर्बानी देगी? क्या महंगाई सिर्फ गरीब के लिए है? क्या किफ़ायत शायरी सिर्फ जो है वो मजदूर, किसान और तनख्वाहदार तबके के लिए है? और क्या कौमी खजाना सिर्फ अशराफिया के आसाइशों के लिए रह गया है? 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? दोस्तों, पाकिस्तान में रात की तारीकी में फिर बम गिरा दिया गया पेट्रोल का, लेकिन मैं थोड़ा सा मुआवजा करूंगा। भारत ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले के बाद पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। जंग से पहले भारत में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए लीटर थी, आज भी वही है। अफगानिस्तान में जंग से पहले पेट्रोल 65 अफगानी था, आज 72 रुपए है। बांग्लादेश में जंग से कबल 116 टक्का था, आज 135 टक्का है। इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे फैसलासाज कितने बेरहम है। FBR अहदाफ हासिल करने में नाकाम, पेट्रोल की कीमत ये बढ़ा लेते हैं। बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा लेते हैं। छोटी सनतें बंद हो गई, पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें बढ़ा दो। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो कूड़ादान बन चुका है, तो भाई पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ा दो। दोस्तों, इस वक्त मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा था आपके सामने कि आप दुनिया भर को देखें, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, इन्होंने लेवी टैक्स के मद में FBR की टैक्स कलेक्शन आपके जेबों से ये उखाड़ रहे हैं। ये वही मरियम नवाज है जो वादा कर चुकी थी कि 300 यूनिट जो इस्तेमाल करेगा वो उसे फ्री बिजली मिलेगी। आज 200 यूनिट जो है उस पर भी मसला आ चुका है। भाई 200 यूनिट से
سے زیادہ آپ استعمال کریں گے یا 200 یونٹس پر جو سبسڈی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. یعنی اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ ان اشرافیہ کو دیکھیں, ان کا پروٹوکول دیکھیں, ان کی شاہانہ زندگی کو دیکھیں, اوورال سچویشن یہ ہے کہ یہ بوجھ پہ بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں. یہ یہی حکمران تھے جو کہتے تھے کہ جب میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. بھئی لگ پتا گیا ہے, نہ چھوڑ دیا اپنے لوگوں کو. جس طریقے سے غربت کی لکیر پسی ہوئی چکی میں ہم جس طریقے سے مزید پس رہے ہیں, اور اشرافیہ کیا بات ہے, کیونکہ ان کے ہی جو ہے آپ دیکھیں ان کے پیٹرول پمپ ہوں گے, ان کو پیٹرولیم مصنوعات, ان ساری چیزوں میں ان کا بھئی اکاؤنٹ میں بہت کچھ جاتا ہے, لیکن پیسہ کون جا رہا ہے؟ آپ اور میں. سو بہرحال انجوائے کیجئے گا. وہ مریم اورنگزیب کہتی تھی کہ اب مزہ آ رہا ہے لاہوریوں,